तो आइए जानते हैं कि इनके लिए कोचिंग इनकी ज़रूरत है या इनकी मजबूरी। बिना कोचिंग के हम कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग कोचिंग में ज़रूर पूछ सकते हैं। जब हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता हम लोग कोचिंग में ज़रूर पीछे बैठते हैं तो हम आगे आ जाते हैं, फ्रंट रो में बैठते हैं और टीचर के सवालों को जल्दी जवाब। कोचिंग आने से पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते। हमारे क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो हमारा कभी हम जब सर से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा मजाक बनाते हैं। तो दोस्तों अब तक के डिस्कशन में हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, कुछ अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए और कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। अब आइए आगे के डिस्कशन में हम ये जानते हैं इन यंगस्टर से कि क्या कोचिंग वाकई जो बच्चे बहुत दूर से आके रेंट पे रह करके पढ़ाई करते हैं, क्या उनके लिए कोचिंग किस तरीके से उनका बेनिफिट करता है। आप बताइए, अगर आपके लिए घर से कोचिंग बहुत डिस्टेंस पे है, आप रेंट पे लेके रह रहे हो तो और कोचिंग भी जा रहे हो, तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि कोचिंग छोड़ देना चाहिए, या आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हम रेंट पे ले रह रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं और तब प्लस कोचिंग भी जा रहे हैं, तो आपका क्या इस बारे में कहना है। मैम, अगर जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो चीज़ हमारी फुलफ़िल हो रही है तो क्या कहते हैं हमको रेंट पे रह के कोचिंग ज्वाइन करना सही लगता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम अगर आए हैं वो चीज़ हमको नहीं मिल पा रही है तो हमको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर जो बेस्ट स्टडी का तरीका होता है वो सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। यस मैम। तो आपका ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस बेटर कर पा रहे हैं तो आपको कोचिंग ज्वाइन करे रहना चाहिए। यस मैम, अगर मेरा परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है और प्लस पॉइंट मुझे सेल्फ स्टडी भी मिल रही है तो हमको कोचिंग ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अगर आपके कॉलेज की एनसीईआरटी बुक्स से या आपकी टेक्स्ट बुक से सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में कोचिंग में भी टीचर्स प्रेशराइज करते हैं कि आप ये बुक परचेज करिए या ये बुक से पढ़िए तो इससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होंगी, या वो अपने नोट्स देते हैं या आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम के लिए कि आपको इससे पढ़ना है तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो। जो है टीचर्स तो रेफ़र करते हैं बुक, लेकिन हम लोग को अपनी नोट्स मतलब खुद से बनानी चाहिए कि हम लोग किस हिसाब से समझ सकें, और एग्ज़ाम टाइम के लिए बाद में हम लोग को रिवीजन नोट्स बनानी चाहिए। जहाँ तक कोचिंग की बात है तो वहाँ वो लोग अपनी नोट्स मतलब खुद से बनवाते हैं, और वो कभी कभी अच्छे इंस्टीट्यूट है तो अपना रेफरेंस मटेरियल भी देते हैं, जो कि मतलब सारी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें से मेन पॉइंट्स को टेक करके जो है बना होता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हमारा शॉर्ट में जो है सारा काम हो जाता है, और इतनी लेंदी बुक्स करना पॉसिबल नहीं है एक साल में इतनी सारी। सब कुछ एक ही बुक से ग्रैब करना ये नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। की भी हेल्प लेते होगे, नेट से भी नोट्स निकालते होगे, तो इससे आपका टाइम भी बचता है प्लस आपके आगे के। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी अच्छी बुक तो है लेकिन उसको एक्सटेंशन के लिए हम लोग को अदर रेफरेंस बुक भी जो है चाहिए होती हैं, तो इस वजह से कोचिंग के अगर नोट्स हैं और अच्छे से अगर वो बनी हुई है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो दोस्तों आइए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए यंगस्टर्स के बीच इनसे जानते हैं कि इनके लिए कोचिंग इनकी ज़रूरत है या इनकी मजबूरी। आप बताइए, कोचिंग और कॉलेज में जाते समय इतना स्ट्रेस रहता है कि कोचिंग की भी पढ़ाई, कॉलेज की भी पढ़ाई प्लस टेस्ट परफॉर्मेंस, तो इससे आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। मैम, हमारे हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। जैसे कि हम कोचिंग जाते हैं फिर स्कूल भी जाते हैं, इससे हमारा हेल्थ जो है ठीक नहीं होता है, ना हम सही से खा पाते हैं ना आराम कर पाते हैं, जिससे हमारी मानसिक संतुलन में तनाव आता है। इससे हम स्ट्रेस आता है कि हमको ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसलिए हमको अपने शरीर पे हम पूरा फिटनेस नहीं दे पाते, ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि हमारा पूरा शरीर जो है ठीक नहीं हो पाता है, जिससे हम बहुत टेंशन में रहते हैं। इसके चलते डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उन्हें कोचिंग की भी पढ़ाई करनी है, स्कूल की भी करनी है, कॉलेज की भी करनी है और उनको अपने टेस्ट परफॉर्मेंस में भी हायर मार्क्स लाने हैं। यस मैम, इसी की वजह से तनाव भी रहता है कि हमको ये करना है, ये करना है, वो करना है, जिससे उनका हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ता जाता है कि वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके चलते कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अपने फोकस नहीं कर पाएंगे तो उनका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, या कुछ एक पॉइंट से अगर वो रुक गए तो लोग डिप्रेशन के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं, तो सुसाइड केसेस भी इससे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप बताइए कि आपको जो कॉलेज में और इस कोचिंग में जो फीस देते हैं तो उससे आपका मेन मोटिव जो है कि आपको परफॉर्मेंस बेटर करना है या आपको आगे हेजिटेशन दूर करनी है, तो वो आपका हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि आप इतनी फीस देते हैं तो उसके बाद आपका वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको मिल पा रही है या नहीं।
यस मैम, हम देखते हैं कि इन मॉडर्न डेज में कंपटीशन का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। कंपटीशन लेवल इंक्रीज़ होने के कारण हम देखते हैं हम कोचिंग ट्यूशन्स ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैं अगर 10th बोर्ड में हूँ और मुझे मैथ्स मेरी वीक है तो मुझे जाना है कोचिंग, तो कोचिंग जाना भी मुझे मजबूरी बन गई है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम इस तरह से कर सकते हैं जैसे कि स्कूल कॉलेज में क्या होता है, हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जबकि कोचिंग में हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं मैथ में वीक हूँ तो मैं मैथ की ही कोचिंग करूँगा जो कि 1 and 2 आवर्स का होगा, तो इससे मुझे फाइनेंस को उसको भी बजट कर सकते हैं, दोनों को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। सब्जेक्ट पे इतना बर्डन नहीं पड़ेगा, आप वही सब्जेक्ट फोकस करोगे जो आपका वीक है। यस मैम, जो मेरा वीक है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर उतना टाइम मुझे नहीं मिल सकता है, जबकि कोचिंग क्लासेस में मैं स्पेशली उसी सब्जेक्ट की कोचिंग कर सकता हूँ, जिससे फाइनेंस को भी मैनेज कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप दोनों जगह का खर्चा मैनेज करने के लिए या आपके फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के इस तरीके की कुछ होता नहीं है कि मतलब आप दोनों जगह जा रहे हो, तो आपको कहाँ लगता है कि दोनों जगह पे पैसा वेस्ट जा रहा है, तो आपको कहाँ लगता है कि हम यहाँ पे ज़्यादा मेरा फोकस होना चाहिए कोचिंग में या स्कूल में, तो वो ज़्यादा बेटर हो? हाँ, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली भी ऐसी है कि थोड़ा फाइनेंशियल जो है हम लोग को इशू रहता है, तो इस वजह से हम लोग कोचिंग ज़्यादा नहीं कर पाते। 3 सब्जेक्ट नहीं तो फिर 2 सब्जेक्ट जो लगता है मेरा ज़्यादा वीक पॉइंट है, एक कोचिंग तो कर सकते हैं कि उतना वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को अपने हिसाब से भी सोचना पड़ता है। और फिर मतलब जो ऐसा अगर ऐसा कुछ है तो बच्चों को अपने हिसाब से खुद से मेहनत करना चाहिए, और जो है स्कूल में भी टीचर्स अगर वो बात करेंगे तो टीचर्स भी सपोर्ट करेंगे उनका। तो आपका ये है कि अगर हाँ मतलब ज़रूरी नहीं है बच्चे कोचिंग ही जाके हर चीज़ क्लियर करें, स्कूल में भी वो और सब्जेक्ट जो वो कोचिंग जाके नहीं पढ़ सकते वो स्कूल में भी वो सब्जेक्ट्स वो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, टीचर्स वहाँ सपोर्टिव होते हैं, क्लियर हो सकता है टॉपिक। तो आपके अकॉर्डिंग यानी अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो स्कूल में भी आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, तो आपके लिए कोचिंग इतना जरूरी नहीं है करना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले के टाइम में भी बच्चे पढ़ते थे। हाँ, इस समय कंपटीशन बढ़ गया है तो एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी है, जिस वजह से लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर बेसिक की वजह से तो ये भी होता है कि लोगों का देखा देखी भी बच्चे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इसके मार्क्स इस कोचिंग में जाने से बेटर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इस कोचिंग में ज्वाइन करूँ तो मेरे भी मार्क्स इस कोचिंग में जाने से बेटर आएंगे। या कुछ प्रेशर रहता है या कुछ फोर्स करता है, कोई टीचर्स भी फोर्स करते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट्स आप मेरे स्कूल में आके या मेरे कोचिंग में आके पढ़ाई करें तो आपके मार्क्स पिछले के मार्क्स के अकॉर्डिंग और ज़्यादा बेटर आएंगे। ये भी एक रीज़न हो सकता है। हाँ, ये भी होता है। स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं जिन्हें थोड़ा पैसे का मतलब रहता है कि कमाना है, तो वो स्कूल में अच्छा ना पढ़ा के तो थोड़ा वो चाहते हैं कि बच्चों के कोचिंग में आओ, बच्चे जो है कोचिंग ज्वाइन करें वहाँ क्लियर करें। वही टीचर कोचिंग में अच्छा पढ़ाते हैं और स्कूल में होता है तो वो लोग थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्कूल में अगर वो लोग अच्छे से फोकस दे रहे हैं तो फिर कोचिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स और हैं कि आपको लगता है कि कोचिंग जाने से बेटर है कि स्कूल में ही हम सब कुछ ग्रैब कर सकते हैं चीज़ें? मैम, स्कूल में सब कुछ सीख सकते हैं, हमको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोचिंग जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्कूल में अच्छे से हम पढ़ाई करते हैं, अच्छे से सारा जो हमको पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर हमको कोचिंग जाने की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं रहती। और मेरा टाइम जो बच जाता है उसमें हम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं ना, उससे हम सीख भी सकते हैं, मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मुझे ज़रूरत ही क्या है, मेरा मतलब पैसा भी बच जाएगा और मेरा समय फाइनेंशियल सेविंग भी हो जाती है और आपका टाइम भी बच जाता है। सबसे बड़ी बात आपका टाइम बचता है, प्लस आप पे इतना बर्डन नहीं रहता है। यस मैम, हर चीज 2 जगह का चीज़ मैनेज करना। यस मैम, इसके लिए हमको मतलब कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से कर लें, तो फिर हम कोचिंग ज्वाइन करने की मतलब आवश्यकता ही नहीं रहती। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए ज्वाइन करते हैं और कुछ अपने लिए ज्वाइन करते हैं कि हमें आगे बढ़ करके और लोगों से बेटर करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। यूथ जंक्शन की टीम ऐसे स्टूडेंट्स को सलाम करती है और इनके लिए ऑल द बेस्ट। ये स्टूडेंट्स ऐसे ही परिश्रम करते रहे और आगे जाएं। आइए बढ़ते अब हमारे अगले सेगमेंट कानून कहता है की ओर। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको उपभोक्ता फोरम के बारे में
समझाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हर राज्य के हर जिले में एक उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है। इस उपभोक्ता फोरम में कोई भी व्यक्ति बिना किसी लॉयर के अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। यह कंप्लेंट आप एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाकर के दर्ज करा सकते हैं। इसमें किस तरीके की कंप्लेंट्स के लिए निजात पाने के लिए आप दाखिल कर सकते हैं ये हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी आपने कोई वस्तु खरीदी हो किसी दुकान से जा कर के और आपको वस्तु उचित ना मिली हो, वो ख़राब मिली हो, आपके पास अगर उसका पक्का बिल है तो आप उस बिल को लेकर के उस दुकानदार के पास जा कर के ये अपनी कंप्लेंट बोल सकते हैं कि मुझे सामान उचित नहीं दिया गया है। अगर तभी वो दुकानदार आपको आपकी समस्या का समाधान ना करे तो आप उस पक्के बिल के साथ एक कंप्लेंट सादे पन्ने पे लिख करके उपभोक्ता फोरम में जा कर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इन केसेस में अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स दाखिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ली हो और जब हमने उचित समय पे आपको अपनी पॉलिसी का क्लेम लेने की कोशिश की हो तो उस कंपनी ने मनमाने तरीके से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया हो, बिना कोई रीज़न एक्सप्लेन किए, बिना आपसे ये समझाए कि वो क्लेम क्यों रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे में आपका पैसा साल भर का जमा होता है और आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको इसके बाद किस फोरम को अप्रोच करना चाहिए। तो आप ऐसे में उपभोक्ता फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। ये फोरम आपको उचित कंपनसेशन देगा, इसमें पीनल प्रोविजंस नहीं होते हैं, ये आपको पैसे से ही कंपनसेशन मिलता है। इसके तहत राज्य उपभोक्ता फोरम भी होता है और नेशनल कमीशन भी होता है। आपकी कंप्लेंट जो है कंपनसेशन के आधार पर इन 3 फोरम्स में जाती है। अगर 20 लाख से कम की अगर आपकी कंप्लेंट है तो वो आप जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल करते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ के नीचे की अगर आपका अनुतोष आपने सोचा है कि आपको चाहिए तो आप राज्य उपभोक्ता फोरम में जाते हैं। और अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका क्लेम बैठता है तो आप नेशनल कमीशन जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं। इस फोरम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती है और आप स्वयं ही ये कंप्लेंट सादे पन्ने पे बहुत ही सरल प्रक्रिया में दाखिल कर सकते हैं और जल्द से जल्द 3 महीने 4 महीने के अंदर आपकी ये कंप्लेंट्स विपक्षी पार्टी को नोटिस इशू करके उनको बुलाया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है और अगर आपका केस सही पाया गया, आपने जो तथ्य आपने जो बिल्स लगाए वो सही पाए गए हैं तो उचित लाभ आपको दिया जाता है। कई बार फ्लैट बुक कराने के लिए हम बिल्डरों को बहुत सारा पैसा देते हैं और अलॉटमेंट लेटर ले लेते हैं। उनके द्वारा हमको प्रॉमिस किया जाता है कि हमको 2 साल या 3 साल के अंदर हमारा पोजेशन मिल जाएगा। उसके बदले में हम उनको कभी 20 लाख कभी 30 लाख इस तरीके से हम पैसा जमा कर चुके होते हैं और वो पैसा हमको मिलता नहीं है, ना ही हमको कोई पोजेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आपके पास वैसे तो रेरा का भी फोरम उपलब्ध है, लेकिन यह केसेस जो है आपको राज्य उपभोक्ता फोरम में भी दाखिल करके बहुत अच्छा अनुतोष मिल सकता है। कई बार राज्य उपभोक्ता फोरम में देखा गया है कि 18% पीनल इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस मिला है लोगों का और लोगों को उचित लाभ मिला है। और ऐसे बिल्डर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि दोबारा कभी किसी भी अलॉटी के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी ना करें। इसी तरीके से दूसरे केसेस में भी हम देखते हैं, आम तौर पर हम अपने घर के लिए ख़रीदते हैं, पेंट खरीदते हैं या सीमेंट खरीदते हैं या इन किसी चीज़ों के भी फॉल्टी निकलने से या घर का कोई भी सामान फॉल्टी निकलने से बस पक्के बिल के साथ आपको जाना है उपभोक्ता फोरम में और अपने केस को दाखिल करना है। सारे पर्चे सारे उचित बिल के साथ आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इशू होते हैं, उसके बाद वो आकर के आपको जवाब में ये बताती है कि उसने आपको इस तरीके का सामान क्यों दिया। उपभोक्ता फोरम जो जिला उपभोक्ता फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अगर आपकी कंप्लेंट किसी भी कारणवश खारिज कर दी जाती है या आपके पक्ष में अगर ऑर्डर ना हो तो आप उसकी अपील करने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है और हर राज्य में उसके कैपिटल सिटी में स्थित होता है, आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इन केसेस में आपका अगर किसी भी कारणवश आपके ऑर्डर का कंप्लायंस ना हो, अगर उसका पालन ना हो रहा हो तो आप एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया भी इनिशिएट कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता फोरम में या जिला उपभोक्ता फोरम में, जहां भी आपका केस चल रहा है। इधर रिसेंट में जिला उपभोक्ता फोरम का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था जिसमें कि किसी उपभोक्ता को एक पेपर जो बैग होता है जो हम लोग शॉपिंग करने के बाद लेते हैं वो 3 रुपये का चार्ज कर दिया गया था, जो कि अनुचित पाया गया और उसको उचित कंपनसेशन दिया गया था। ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस और भी हैं, जैसे कि कई बार हम शादी ब्याह में
कपड़े खरीदते हैं और हम उसको ऑल्टर कराते हैं, इस तरीके तक के केसेस भी वहाँ पे फाइल होते हैं। अगर आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं या उस तरीके में भी जिला उपभोक्ता फोरम इंटरफेयर करके आपको उचित लाभ दिलाता है, ताकि हम लोगों को ऐसे ना लगे कि हम लोग चीटेड हैं। और ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग उसको बहुत आम समझते हैं और हम लोग उसको टाल देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि इसके लिए हम लोगों को कहाँ अप्रोच करना है। अगर यात्रा करते वक्त आपका सामान चोरी हो जाता है, जैसे कि अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं और अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, या आप बस से यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको निकल करके ये सोचना पड़ता है कि आपको किस फोरम में जाना चाहिए। मेरे पास सिवाय एफआईआर करने के और कोई चारा नहीं बचता। ये सच है कि एफआईआर करना अति आवश्यक है। एफआईआर करने से यह स्थापित होता है कि आपका सामान चोरी हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप उस एफआईआर के साथ और अपनी टिकट के साथ उपभोक्ता फोरम भी अप्रोच कर सकते हैं, यह बताने के लिए कि आपका सामान चोरी हुआ था और कहीं ना कहीं आपको, आपके वाहन कंपनी ने आपको कहीं ना कहीं उचित सुरक्षा आपके सामान की नहीं प्रदान की है। तो एफआईआर की कॉपी और अपनी टिकट के साथ में आप ये कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि इन फोरम्स में एक एविडेंस की भी प्रक्रिया होती है जो कि कंप्लेंट दाखिल करने के बाद आती है, जिसमें आपको यह बताना पड़ता है कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं अपना केस स्थापित करने के लिए। उस केस में आपके टिकट हो, आपका बिल हो, कोई मेल्स हो, कोई इस तरीके की कन्वर्सेशन हो, कोई भी लिखित कागजी कार्रवाई हो, उसको आप साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत करके अपना केस स्टैब्लिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब हमारा अगला सेगमेंट, उम्मीद की किरण। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी स्ट्रेस से बचा नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी ना कभी स्ट्रेस ना हुआ हो। लेकिन अगर स्ट्रेस यही हावी हो जाता है तो इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आते हैं। स्ट्रेस कभी ना कभी सबके ऊपर हावी होता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में सबसे बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में स्ट्रेस सामने आने जा रहा है, अगर इसको समय रहते कंट्रोल न किया गया तो। स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़, कार्डियक अरेस्ट जैसी भयंकर गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जितनी मौतें कैंसर और अन्य बीमारियों के कारण हो रही हैं, उतनी ही या उससे अधिक मौत स्ट्रेस के कारण भी हो रही है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। स्ट्रेस आपके